बी बताइएगा। बताना है कि अशोक के अभिलेख को कितने भागों बांटा गया था, है ना 3 भागों में, है ना। अशोक के अभिलेख को कितने भागों बांटा जाता है ना 3 भागों बांटा जा सकता है। जो क्या क्या है, शिलालेख है, स्तंभलेख और गुहालेख, है ना। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख में बांटा जा सकता है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन का अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने और कब किया। 1750 में पादरेटी पैंथलर ने किया, है ना। 1750 में पादरेटी पैंथलर ने किया। अशोक की शिलालेख की खोज किया, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन का अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है ना 14 है। अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है ना 14 है। अगर रुपये बताइएगा अशोक के अभिलेख के पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसने और कब प्राप्त किया। हाँ, जेम्स प्रिंसे ने 1837 में प्राप्त किया, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। पहला शिलालेख में, है ना। अशोक ने किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा किया है ना। अशोक का पहला शिलालेख में किया गया, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है ना। छठा शिलालेख में, अशोक के छठा शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अब बी बताइएगा किस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धाम घोष की घोषणा की गई है। हाँ, चौथा में, है ना। अशोक का चौथा शिलालेख में जो है भेरी घोष की जगह धाम घोष की घोषणा की गई है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन किस शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था को उल्लेख किया गया है। हाँ, तो अशोक का दूसरा शिलालेख में, है ना। दूसरा शिलालेख में जो है मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अब बी बताइएगा किसमें जो है धाम की व्याख्या की गई है। 11वां शिलालेख में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किसमें जो है ना धाम की व्याख्या की गई है 11वां शिलालेख में। अगर रुपये बताइएगा किसमें जो है सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार को उल्लेख किया गया है। 9वां शिलालेख में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के अशोक के केवें शिलालेख में सच्ची भेंट की जगह जो है सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख की गई है, तो आंसर क्या देंगे 9वां शिलालेख में। अब बी बताइएगा क्वेश्चन अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया किस शिलालेख में। हाँ, 14वां शिलालेख में ना, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया किस शिलालेख में किया, है ना। आंसर को 14वां शिलालेख में किया। अगर रुपये बताइएगा किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। हाँ, तो आंसर का 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। और अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन किस शिलालेख में अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है। 13वां शिलालेख में, है ना। अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई किस शिलालेख में। आंसर का 13वां शिलालेख में की गई है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन किस शिलालेख में अशोक के तीर्थ यात्रा को उल्लेख किया गया है। हाँ, 7वां और 8वां शिलालेख में, है ना। 7वां और 8वां शिलालेख में जो है अशोक के तीर्थ यात्रा को उल्लेख किया गया है। और अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन किस शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। तीसरा शिलालेख में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किस शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, और इसमें जो है कुछ धार्मिक नियम का उल्लेख किया गया किस शिलालेख में, है ना। अशोक के तीसरा शिलालेख में इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना किस शिलालेख में जो है स्त्री महापात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 12वां शिलालेख में, है ना। अशोक का 12वां शिलालेख में, है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभलेख की संख्या कितनी है ना 7 है। अशोक के स्तंभलेख की संख्या कितनी है ना 7 है, बिल्कुल सही है। अशोक के स्तंभलेख जो है जो केवल किस लिपि में लिखी गई है। ब्राह्मणी लिपि में, है ना। अशोक के जो 7 स्तंभलेख है वो केवल और केवल किस लिपि में लिखी गई है ना। अशोक का ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन के प्रयाग स्तंभलेख जो है पहले कहां में स्थित था। आंसर कौशाम्बी में स्थित था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन के प्रयाग स्तंभलेख को किसने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था। अकबर ने किया था, है ना। प्रयाग स्तंभलेख को किसने जो है इलाहाबाद किले में स्थापित किया था, है ना। आंसर क्या होगा, अकबर ने स्थापित किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि दिल्ली टोपरा स्तंभलेख को किसके द्वारा जो है टोपरा से दिल्ली लाया गया था। हाँ, तो आंसर होगा एफएसटी के द्वारा, है ना। दिल्ली टोपरा स्तंभलेख को किसके द्वारा, है ना, टोपरा से दिल्ली लाया गया था। आंसर क्या होगा, एफएसटी के द्वारा लाया गया था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि दिल्ली मेरठ है स्तंभलेख को किसके द्वारा दिल्ली लाया गया था। हाँ, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, है ना, एफएसटी के द्वारा
दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को दिल्ली लाया गया था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ में स्थापित किया गया। हाँ, बिहार के चंपारण में, है ना। आंसर होगा बिहार के चंपारण में रामपुरवा स्तंभ लेख है, इस बात क्या रखिएगा। और बताना कि रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज किसने किया। हाँ, कार्लायल ने, है ना। रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज किया था, है ना, कार्लायल ने किया था, 1872 में किया था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन बोला कि लौरिया अरेराज स्तंभ लेख कहाँ में है। हाँ, बिहार के चंपारण में है ना। बिहार के चंपारण में लौरिया अरेराज स्तंभ लेख है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि लौरिया नंदनगढ़ है स्तंभ लेख कहाँ में है। हाँ, बिहार के चंपारण में है ना। लौरिया नंदनगढ़ है स्तंभ लेख कहाँ में, बिहार के चंपारण में है। और बताइएगा किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। हाँ, कौशाम्बी अभिलेख को, है ना। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। और बताइएगा क्वेश्चन बोला कि अशोक का केमा अभिलेख सबसे लंबा है। हाँ, 7वां अभिलेख है ना। अशोक का केमा अभिलेख सबसे लंबा है ना। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। और अगला बताइएगा किस अभिलेख में मौर्य काल में, किस अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज द्वारा राहत कार्य के लिए जाने का विवरण प्राप्त होता है। हाँ, तो आंसर होगा महास्थान यानी बांग्लादेश से प्राप्त सोहगोरा के ताम्र पत्र अभिलेख में, है ना। सोहगोरा के ताम्र पत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे कि देवी प्रकोप के समय राज द्वारा राहत कार्य किए जाने के विवरण प्राप्त होता है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किस लेख में यह घोषणा की है कि सही मनुष्य मेरे बच्चे हैं। प्रथम पृथा के शिलालेख में, है ना। किस लेख में यह घोषणा की गई कि सही मनुष्य मेरे बच्चे हैं, है ना। आंसर प्रथम पृथा के शिलालेख में, इस बात क्या रखिएगा, बढ़ेगा। अगला बताइए अशोक का कौन सा अभिलेख जो है ग्रीक तथा अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ। हाँ, सारेकुना अभिलेख, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन अशोक का कौन सा अभिलेख जो है ग्रीक तथा अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ। आंसर है सारेकुना अभिलेख, जिसे कंदहार अभिलेख भी कहते हैं। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला के साम्राज्य में, है ना, मुख्यमंत्री तथा पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, इसे क्या कहते हैं। हाँ, तो आंसर को उपधा परीक्षण है, उपधा परीक्षण कहलाता है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य में, है ना, मौर्य साम्राज्य मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, इसे क्या कहते हैं, उपधा परीक्षण कहते हैं, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ आधिकारिक रूप में किसका उल्लेख मिलता है। तीर्थ का, है ना। आंसर का तीर्थ का उल्लेख मिलता है, तीर्थ है ना, इस बात क्या रखिएगा। और बताइएगा क्वेश्चन बोला कि तीर्थ को क्या कहा जाता था, महापात्र। यानी बोल सकते हैं कि अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ आधिकारिक, है ना, आधिकारिक रूप में किसका उल्लेख मिलता है, तीर्थ, यानी उसी को कहते हैं महापात्र, बिल्कुल सही है। और बताइएगा महापात्र की संख्या कितना थी, 18 थी, है ना, बिल्कुल सही है। और अर्थशास्त्र में, है ना, चर किसको कहा गया है, जासूस को, है ना। आंसर होगा जासूस को कहा गया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांत की संख्या कितना थी, है ना, 5 गो थी। अब प्रांतों को क्या कहा जाता था, चक्र, है ना। अशोक के समय प्रांत क्या कहलाती थी, चक्र कहलाती थी। अब प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे, कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि अशोक के शासन काल में, या बोल सकते कि मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य में प्रांतों का विभाजन किसमें किया गया था, विषय में, है ना। आंसर का विषय में किया गया था, है ना। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों का विभाजन किसमें किया गया था, विषय में किया गया था। अब विषय किसका अधीन था, है ना, विषयपति का अधीन था, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, है ना, ग्राम थी। और ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था, ग्रामी के, है ना। मौर्य साम्राज्य में ग्राम के मुखिया क्या कहलाता था, है ना, ग्रामी कहलाता था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि मौर्य साम्राज्य प्रशासन में सबसे छोटा कौन होता था, गोप, है ना। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन में सबसे छोटा कौन होता था, है ना, गोप होता था, बिल्कुल सही है। अब गोप जो होता था ये कितने ग्रामों का शासन संभालता था, 10 ग्राम का। मौर्य साम्राज्य में जो गोप होता था ये प्रशासन की सबसे छोटी होता था, सबसे छोटा होता था, प्रशासन में सबसे छोटा होता था, ये 10 ग्रामों का शासन संभालता था। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन कितने सदस्यों का एक मंडल करता था। हाँ, तो आंसर का 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। 6 समिति विभाग था, 30 सदस्यीय मंडल जो था
6 समिति विभाग था। अब प्रत्येक समिति में कितने मेंबर थे, है ना, 5 गो सदस्य थे, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि मौर्य साम्राज्य में बिक्री कर के रूप में मूल का कितना भाग वसूला जाता था। हाँ, तो आंसर होगा 10वां भाग, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि मेगास्थनीज के अनुसार है ना, मेगास्थनीज के अनुसार है ना, मार्ग निर्माण का अधिकारी कौन होता था। एग्रोनोमाई, है ना, आंसर होगा एग्रोनोमाई होता था, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला किस लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की फौज से संपूर्ण भारत को रौंद दिया। हाँ, तो आंसर होगा जस्टिन के अनुसार, है ना, जस्टिन जो था यूनानी लेखक था और इसने अपने विवरण में लिखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की सेना से पूरे भारत को रौंद दिया था, है ना। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला किसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरा की सेना कहा। जस्टिन है ना, किसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरा की सेना कहा, किसने कहा, है ना, आंसर में जस्टिन ने कहा, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि मौर्य काल में युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था। नायक, है ना, आंसर होगा नायक कहलाता था, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि मौर्य काल में सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था। सेनापति, है ना, आंसर होगा सेनापति होता था। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला किस नामा के यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने 6 लाख है ना, 6 लाख पैदल सिपाही और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। हाँ, किस मतलब कि किस यूनानी लेखक के अनुसार है, आंसर का प्लिनी के अनुसार, है ना। तो पूछे आपसे क्वेश्चन किसके अनुसार है या किस यूनानी लेखक के अनुसार है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही थे, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। आंसर क्या देंगे, प्लिनी के अनुसार, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग का, है ना, गुप्तचर विभाग जो था किस नामक अमात्य के अधीन था। महामात्य सर्प, महामात्य सर्प के अधीन था, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है ना, गूढ़ पुरुष है। मैंने पूछा आपसे क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है ना, गूढ़ पुरुष कहा गया है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि अर्थशास्त्र में एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा गया है। आंसर है संस्था, है ना, संस्था कहा गया, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर क्या कहलाते हैं। संचार, है ना, आंसर होगा संचार कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते थे। राजू के, है ना, आंसर होगा राजू कहलाते थे। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि मौर्य काल में सरकारी भूमि क्या कहलाती थी, है ना, सीता भूमि, आंसर होगा सीता भूमि कहलाती थी। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि मौर्य काल में बिना वर्षा के अच्छी खेती करने वाली भूमि या खेती होने वाली भूमि को क्या कहते थे। अदेव मातृत्व, है ना, आंसर होगा अदेव मातृक, अदेव मातृ कहलाती थी। तो आंसर पूछा गया था क्वेश्चन कि मौर्य काल में जो था वर्षा के बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाले खेती को भूमि को क्या कहते थे, आदेव मातृ कहते थे, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि मेगास्थनीज ने, है ना, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा था। आंसर है 7 वर्गों में, जो क्या था, दार्शनिक है, दूसरा किसान है, तीसरा हीर है ना, चौथा कारीगर है, 5वां है सैनिक है, 6ठा है निरीक्षक है और 7वां है सभापद है ना, 7वां क्या है, सभापद है। तो इसको याद रखना है कि किसने जो है भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। आंसर का मेगास्थनी ने बांटा था। और अगला बतिएगा मौर्य काल में स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला क्या कहलाती थी। रूपा जीवा, है ना, आंसर का रूपा जीवा कहलाती थी। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि नंद वंश की विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे सहायता प्राप्त किया था। कश्मीर के राजा प्रवर्तक से, है ना, कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त किया था, है ना, किसने प्राप्त किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त किया था, है ना, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा मौर्य शासन कितने वर्ष तक रहा। 137 ईयर तक मौर्य शासन चला था, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि भागवत पुराण के अनुसार है ना, भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए हैं, है ना, 10 राजा हुए, 10 राजा हुए भागवत पुराण के अनुसार है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने शासक हुए हैं। 9 शासक हुए, यानी 9 शासक हुए मौर्य वंश में, किस पुराण के अनुसार। हाँ, तो आंसर होगा वायु पुराण के अनुसार है। अब भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा, है ना, 10 राजा हुए, बिल्कुल सही है। और बताइएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, है ना, वृद्धरथ था, है ना, आंसर होगा वृद्धरथ था, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला किसने जो है ना, किसने जो है
वृद्धरथ को मारा था। हाँ, तो आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दिया था वृद्धरथ को, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और इसकी हत्या करके वृद्धरथ को हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना किया था? हाँ, तो आंसर होगा शुंग वंश की स्थापना किया था। यानी बोल सकते हैं कि शुंग वंश की स्थापना किसने किया? हाँ, तो आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने किया। या बोल सकते हैं कि मौर्य वंश की विनाश करके किस वंश की स्थापना किया गया? हाँ, तो आंसर होगा शुंग वंश की स्थापना किया गया। और मौर्य वंश की स्थापना किस वंश की विनाश करके किया गया था? हाँ, नंद वंश की विनाश करके मौर्य वंश की स्थापना हुआ था। और मौर्य वंश की विनाश करके किस वंश की स्थापना हुआ है ना? शुंग वंश की स्थापना हुआ। और शुंग वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुआ? कनम वंश है। और कनम वंश के बाद सतवाहन वंश है ना, इस बात क्या रखिएगा, है ना। चलो, अच्छा बात है। और अगला बताइएगा, सिंपल क्वेश्चन है, बताइएगा यहाँ बताना क्वेश्चन बोला किसने जो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था? है ना, जस्टिन ने कहा था, बिल्कुल सही है। और बताना कि सेंड्रोकोट्स है, सेंड्रोकोट्स की पहचान है किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया था? हाँ, तो आंसर होगा विलियम जोन्स ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हरेक वंश की स्थापना किसने किया था? है ना, बिम्बिसार ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन की आ रही है, यहाँ क्वेश्चन बोला गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा 4 मार्च 1931 को हुआ था, बिल्कुल सही है। और बताइएगा रणथंभौर अभयारण्य किस राज्य में है? हाँ, तो आंसर राजस्थान में, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि पीलीभीत बाघ रिजर्व कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में है ना। पीलीभीत बाघ रिजर्व कहाँ में है ना? उत्तर प्रदेश में है। और सत्यमंगलम में टाइगर रिजर्व कहाँ में है? हाँ, तमिलनाडु में है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला काबल बाघ रिजर्व कहाँ में है? हाँ, तो आंसर में तेलंगाना होगा, है ना, तेलंगाना होगा, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि मुकुंदरा पहाड़ी या हिल से बाघ रिजर्व कहाँ में है? हाँ, तो आंसर राजस्थान में, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ में है? हाँ, तो आंसर है छत्तीसगढ़ में है। अब बताइएगा नेमेरी बाघ रिजर्व कहाँ में है? असम में नेमेरी बाघ रिजर्व कहाँ में है ना, असम में है। और अगला बताइएगा नागरहोल बाघ रिजर्व कहाँ में है? हाँ, तो आंसर में कर्नाटक होगा, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन बोला कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? हाँ, 2 जुलाई 1862 में, है ना, 2 जुलाई 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। और बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 14 अगस्त 1862 में, 14 अगस्त 1862 में, है ना, बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। और बताना कि मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? हाँ, 15 अगस्त 1862 में, है ना, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। और बताना कि सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? हाँ, तो आंसर है बाई वी चंद्रचूड़ है ना, बाई वी चंद्रचूड़ थे। यानी कि यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जो थे, ये सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश बने थे, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया था तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? हाँ, तो आंसर है पीएन भगवती थे, है ना, पीएन भगवती थे, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि देश का, है ना, सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय क्या है? हाँ, तो आंसर सर्वोच्च न्यायालय है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला है, यहाँ क्वेश्चन बोला कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2019 को, है ना, आंसर 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। और बताइएगा क्वेश्चन बोला कि मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? हाँ, 23 मार्च 2013 को, है ना, 23 मार्च 2013 में मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि भारत के महान्यायवादी को लेकर किस अनुच्छेद में किया गया है? हाँ, तो आंसर है 76 में। और अगला बताइएगा भारत के संचित निधि को लेकर किस अनुच्छेद में किया गया है? हाँ, 266 के 1 में किया गया है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद में राज्य की महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? हाँ, 165 में, आर्टिकल 165 में राज्य की महाधिवक्ता की व्यवस्था किया गया है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला है, यहाँ बताना क्वेश्चन किया है कि किसके तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की व्यवस्था की गई है? 148 से लेकर 151 तक में, अनुच्छेद 148 148 से लेकर के 151 तक में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा की, है ना, उपबंध किया गया, इसके बारे में लिखा गया, बिल्कुल सही है, इनके बारे में उल्लेख किया गया है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि भारत की आकस्मिकता निधि को लेकर किस अनुच्छेद में किया गया है? हाँ, 267 में, 267 में किया गया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है, मतलब कोई बताइएगा क्वेश्चन बोला है किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा
जनजातियों के लिए आरक्षण दी गई है। हाँ, 330 में, आर्टिकल 330 में जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कि लोकसभा तथा विधानसभा में चुनाव व्यस्त मताधिकार के आधार पर होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? हाँ, 326 में। और अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कि संघ तथा राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, किस अनुच्छेद के तहत है? हाँ, तो आर्टिकल 315 के तहत है। और अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता और सुझाव देने के लिए राज्य में एक मंत्री परिषद और इसके शीर्ष मुख्यमंत्री होगा, किस अनुच्छेद के तहत ऐसी व्यवस्था किया गया है? 163 में ना, आर्टिकल 163 में इसकी व्यवस्था किया गया, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता और सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद और इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है ना? 163 में किया गया, इस बात क्या रखिएगा।